मैं हूं स्वाति रायना। क्या आप भी एक निवेशक के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं? मतलब देश या ना सिर्फ देश बल्कि विदेश की बड़ी टॉप कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है। ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिसके लिए आपको इंटरनेशनल निवेश की जरूरत पड़ती है, और ये कैसे निवेशकों के लिए है ये समझना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी क्या है तरीका इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने का, और इसका फायदा आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या हो सकता है, इस पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी है हमारे साथ। प्रबलीन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास आज हम चर्चा करेंगे, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे आज इंटरनेशनल मार्केट में निवेश का क्या है तरीका। म्यूचुअल फंड के जरिए आप ग्लोबल निवेश कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट निवेश अगर करना है इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका क्या तरीका है? साथ ही म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक, इंटरनेशनल मार्केट में निवेश का कौन सा तरीका आपके लिए है सही? तो म्यूचुअल फंड के जरिए या फंड ऑफ फंड्स के जरिए निवेश करने का, आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल फंड के जरिए तो निवेश कर लेते हैं, लेकिन एक तरीका डायरेक्ट स्टॉक से निवेश करने का भी होता है जिसमें आप ब्रोकर के जरिए निवेश करते हैं। ये तरीका थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़े प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोसीजर्स समझना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो वो ज्यादा उलझनों भरा नहीं होता है। जैसे आप अपना निवेश इंडियन कंपनीज में करते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की शुरुआत करते हैं, वैसा ही कुछ निवेश आपका होता है इंटरनेशनल मार्केट में भी। अब इन तरीकों को अच्छे से समझते हैं और अब चलते हैं प्रबलीन बाजपेयी के पास। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, एंड स्पेशली थोड़े रिसेंट टाइम में इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ग्लोबल मार्केट्स ने, स्पेशली यूएस ने, कि बहुत सारा इंटरेस्ट है बाहर इन्वेस्ट करने पे इन्वेस्टर्स में। इसके स्वाति ब्रॉडली दो तरीके हैं जो हम रूट्स ले सकते हैं। एक है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और एक है डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू। सो विद इन म्यूचुअल फंड्स अगर हम देखें तो उसमें बहुत तरीके के फंड्स इन्वेस्टर्स के अवेलेबल हैं जो वो यूज कर सकते हैं बाहर पैसा लगाने के लिए। इसकी मैं कुछ कैटेगरीज आपको बताती हूँ। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि एक पार्शियल एक्सपोजर लेते हैं, जैसे कि आपका डीएसपी वैल्यू फंड हो गया या पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। वो सिर्फ अराउंड 35% जो उनकी टॉप देयर इज अ सीलिंग 35% तक अपना पैसा बाहर की मार्केट्स में लगाते हैं। उसके अलावा कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जहां जो इंडियन एएमसी है वो अपना ब्रोकरेज अकाउंट बाहर खोलती है जैसे यूएस मार्केट्स में, और उनके फंड मैनेजर्स खुद एक एक्टिव पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं जो कि यूएस कंपनीज या किसी और कंट्री की कंपनीज का है। इसका एक एग्जांपल होगा आईसीआईसीआई का यूएस ब्लू चिप फंड, एक जापान का इक्विटी फंड है जो निप्पॉन रन करता है। इसी में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में ही स्वाति देयर इज अनदर वे जहां पे जो इंडियन एएमसी है वो एक बाहर की एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल कंपनी को पैसा यहां से कलेक्ट करके देती है, जिसको हम ब्रॉडली एफओएफ के तरीके से जानते हैं। यानी कि जो मेनली जो आपका पैसा जो मैनेज करने वाला है म्यूचुअल फंड वो एक बाहर की कंपनी है, वो ग्लोबल पार्टनर हो सकती है उस एएमसी का, तो वो आपका पैसा मैनेज करेंगे और इंडियन फंड सिर्फ उसको फीड कर रहा है। एंड जो एक सिंपल रूट है बाहर पैसा लगाने का वाया म्यूचुअल फंड्स, वो हो गया पैसिव इन्वेस्टिंग, जिसमें आप एक ईटीएफ को या इंडेक्स फंड को ट्रैक करें, जैसे कि नैस्डैक 100 हो गया, या अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फैंग प्लस का हमारे पास अवेलेबल है इंडेक्स थ्रू द मिरे फंड, या फिर मोतीलाल और कोटक के थ्रू नैस्डैक 100 अवेलेबल है, मोतीलाल के थ्रू एसएनपी अवेलेबल है। सो ये ब्रॉडली विद इन म्यूचुअल फंड्स ये कुछ तरीके हैं जिनसे इन्वेस्टर्स बाहर पैसा लगा सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहला तरीका जो समझ रहे हैं वो सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने का इंटरनेशनल कंपनीज में। हम कैसी कंपनीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रबलीन, ये समझना भी दर्शकों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। शो की शुरुआत में मैंने जरूर बोला था अगर आप गूगल या एप्पल इन बड़ी बड़ी कंपनीज में, फेसबुक जैसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए मुमकिन है। तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है किसी के पोर्टफोलियो के लिए, वो अभी अगर मैं प्रेजेंट सिनारियो की बात करूं तो वो क्यों जरूरी है?
स्वाति, अगर हम एक जो इन्वेस्टिंग को देखें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को देखें, इसके डेफिनेटली कुछ कंपेलिंग रीजंस हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं बाहर जो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, जिनके हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप एडिडास देख लीजिए, आप नाइकी देख लीजिए, हम स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं, एंड दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया। सो पहले तो जो एक बहुत ब्रॉडर आपको कैनवस मिल जाता है इन्वेस्टिंग के लिए। उसके अलावा स्वाति, गिवन दैट हिस्टोरिकली इंडियन रूपी ईयर ऑन ईयर 3 से 4% तक डेप्रिशिएट करता रहा है, जब हम इंडियन करेंसी में अपने रिटर्न्स देखते हैं तो करेंसी डेप्रिसिएशन का हल्का सा एडवांटेज मिलता है अगर इन्वेस्टर्स ने बाहर पैसा लगाया हुआ हो। उसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एक लोकल कंट्री या करेंसी रिस्क होता है उससे आप इंसुलेट हो जाते हैं। जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसका यूएस मार्केट्स पे कोई असर नहीं है। सो जो हमारी कंट्री स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो इस पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो को, किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को अफेक्ट नहीं करते। तो रीजंस काफी हैं स्वाति, और इसके लिए जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा डायरेक्ट रूट भी ले सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो इंटरनेशनल फंड का जो एक एक्सपोजर है या हम एक फ्लेवर कह सकते हैं, वो आजकल काफी इन है। जो हम कहते हैं कि जो कुछ ट्रेंड है वो चल रहा होता है, तो इसलिए आप में से अब कौन जो है वो ऐसे निवेशक है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जिन्हें करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फायदों की भी तो थोड़ी बहुत हमने बात कर ली, लेकिन अब ये समझना जरूरी है म्यूचुअल फंड के रूट के अलावा आपने कहा कि डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये रूट कैसा है, कितना आसान है और इसका प्रोसीजर क्या है? राइट स्वाति, जस्ट द वे जब हम इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाते हैं तो काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड का रूट नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट जाके रिलायंस के शेयर्स लेने हैं या वो डायरेक्ट एचडीएफसी के शेयर्स उठाना चाहते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स बाहर की मार्केट्स में भी डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं। इसके ब्रॉडर 3 रूट्स हैं। पहला जो है, कुछ इंडियन ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनका टाई अप है बाहर की एक ब्रोकरेज फर्म के साथ, और वो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके साथ अकाउंट खोलें। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज का टाई अप है इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, जो कि यूएस की ब्रोकरेज कंपनी है, उनके साथ। सो आप उनके थ्रू अपना पैसा बाहर लगा सकते हैं। सेकेंड इसका एक तरीका है, आज के टाइम पे जब इतने टेक्नोलॉजी ड्रिवन एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत इजी प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती हैं जिनके थ्रू आप अपना पैसा लगा सकते हैं बाहर, पर उनका भी टाई अप बाहर एक ब्रोकरेज फर्म से होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे वेस्टेड हो गया, ग्लोबलाइज हो गया, विनवेस्टा हो गया, आईएनडी मनी हो गई। तो ये काफी सिंपल टू यूज एप्स होते हैं, और इनमें से कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बाहर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके साथ एज एडवाइजर भी इम्पैनल्ड है। इसके अलावा स्वाति, जो थर्ड रूट इन्वेस्टर्स के ओपन है, एज एन इंडियन इन्वेस्टर मैं डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी भी अपना पैसा बाहर लगा सकती हूँ, बाहर किसी डायरेक्टली ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोल के। बट इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं। एक एम्बीट्रेड हो गया, देन इंटरएक्टिव ब्रोकर्स हो गए, चार्ल्स श्वाब हो गया। ये लोग अलाउ करते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स अपना डायरेक्ट ब्रोकरेज अकाउंट खोले। एंड चाहे ABC, इन तीनों में से कोई भी हम लोग रूट लें स्वाति, जो प्रोसीजर है ब्रॉडली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का वो सेम होता है, जिसमें आपको अपने आधार, पैन, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा जो भी इंडियन इन्वेस्टर है उसको वायर ट्रांसफर करने की जरूरत होगी पैसा बाहर की ब्रोकरेज फर्म में। जब आप वायर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि आप इंडियन करेंसी का पैसा US डॉलर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये इसको हम LRS के अंडर इन रेमिटेंसेस को गिनते हैं। ओके प्रबलीन, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत होती है, बेसिकली एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करना है। तो आपने बोला कि पैन है, आधार है, पासपोर्ट, ये 3 तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट प्रूफ्स होते हैं, इनकी आपको जरूरत ही जरूरत है।
और जो बाहर जो पैसे भेजने होते हैं उसके लिए वायर ट्रांसफर करना होता है। ये एग्जैक्टली कैसा प्रोसीजर है? और आपने बोला LRS के तहत फॉर्म A2 और डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरने होंगे। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन इनफैक्ट जो लोग डायरेक्ट स्टॉक में इंटरनेशनली निवेश करते होंगे उनको शायद इसके बारे में मालूम होगा, और जो करना चाहते हैं वो इंटरेस्ट रखेंगे इसमें। और कहीं कहीं पर फॉर्म W8BEN भी भरना होगा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अपने अपने स्टेजेस पर? स्वाति, तो ये जितने हम लोग यहाँ रेमिटेंसेस कर रहे हैं ये अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो RBI की 2004 में आई थी उसके अंडर आते हैं। बिकॉज बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में या इंडिविजुअल्स हैं जो बाहर पैसा अपने बच्चों के पढ़ने के लिए या किसी और पर्पस, ट्रैवल पर्पसेस के लिए भेजते हैं। इसकी एक लिमिट होती है साल की, फाइनेंशियल ईयर की, जो कि USD में है $2.5 लाख तक आप पैसा बाहर भेज सकते हैं, विच इज इक्वलेंट टू अराउंड 1.75 करोड़ की इक्वलेंट होगा इंडियन करेंसी में वो। और जब ऐसा किया जाता है तो कुछ कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, बिकॉज आप अपना इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वो ये गवर्न करता है कि आप एक फॉर्म A2 भरेंगे जिसमें आप बता रहे हैं कि आपका क्या पर्पस है पैसा भेजने का, उसके अलावा आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म इन A2 दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा जो W8 का एक फॉर्म है स्वाति, वो इसलिए भरा जाता है, कई जगह ये ऑटोमेटेड है, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो तो थोड़ा ज्यादा प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट करते हैं। बिकॉज जब हम अपना पैसा वापस लाएंगे या हम कुछ कैपिटल गेन्स इनकर करते हैं तो कुछ ना कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, और ये फॉर्म इसलिए डिक्लेयर किया जाता है कि हम एक US एंटिटी नहीं है और हम US के बाहर एक्चुअली अपना टैक्स पे करेंगे। वी आर अ टैक्स पेयर इन इंडिया। ओके, तो ये बेसिकली LRS स्कीम जो है उसका मतलब ही ये है कि आप जब देश से बाहर धन भेजते हैं तो वो ये जो पूरी स्कीम थी वो अराउंड 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये जो स्कीम है इसके अंडर कौन नहीं आता है? अब निवेशकों की हम बात कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उनको LRS का फॉर्म तो भरना होगा, लेकिन कौन एलिजिबल है ही नहीं इसके लिए प्रवीण? स्वाति, इसमें कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और ट्रस्ट कॉर्पोरेट्स ये सब नहीं आते हैं। और एक सर्वे किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिसमें एक सैंपल लिया गया 5000 रेमिटेंसेस का LRS के अंडर, और उसमें ये देखा गया कि अराउंड 1800 इंडिविजुअल्स ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा था। इस वजह से मतलब अगर कोई व्यक्ति ऑब्वियसली बाहर पैसा भेज रहा है यानी कि उतनी उनकी अर्निंग पोटेंशियल है, तो एक अच्छा परसेंटेज था जिन लोगों ने कभी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा था या बहुत ही लो था। तो इसलिए यहाँ पे अब एक TDS या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 1 अक्टूबर 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल 7 लाख से ज्यादा पैसा बाहर भेज रही हूँ तो मेरा उस पर 5% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 15 लाख बाहर भेजता है तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 7 to 15 lakhs जो बाकी के 8 लाख होंगे उस पे 5% डिडक्ट होगा, जो वो क्लेम कर सकते हैं जब वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली आप टैक्स इम्प्लीकेशन बता रही हैं प्रवीण कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक में जब आपके थ्रू आप निवेश करते हैं तो आपको रेमिटेंस के टाइम पर जो आप रकम भेजते हैं तो कितनी रकम आपको भेजनी पड़ती है। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें तो किसी भी तरीके की कोई मतलब एक बड़ी फीस नहीं होती है। ये सिर्फ डायरेक्ट निवेश में ही करेंसी ट्रांसफर और फिर वायर के जरिए जब आपको वायर ट्रांसफर के जरिए जब आप पैसे भेजते हैं तो बैंक कन्वर्जन फीस वसूलेगा। ये तमाम जो फीस है वो बेसिकली डायरेक्ट स्टॉक में अगर के थ्रू आप निवेश करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तभी लगता है। जी जी, बिकॉज स्वाति एट एन इन्वेस्टर्स एंड जब हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डाल रहे हैं तो हमने सिर्फ चाहे वो 2000 रुपए हो, चाहे वो 10 लाख हो या 2 करोड़ हो, हमने सीधा AMC को पैसा दिया या उस स्कीम में पैसा डाला और हमने एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से उसके एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे। सो एट एन इंडिविजुअल लेवल उनको कुछ और नहीं करना है अपनी तरफ से। पर जब कोई डायरेक्ट स्टॉक्स में डालता है तब जो कंप्लायंस है वो इंडिविजुअल के ऊपर ही है। उनको अपने बैंक के कन्वर्जन चार्जेस देने हैं क्योंकि प्रोसेसिंग फी रहती है, रेमिटेंस चार्जेस होते हैं, तो वो सब इंडिविजुअल को बेयर करने हैं। एंड ऐसे में इंडिविजुअल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली बाहर पैसा लगाते हैं
कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी अपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करें। तो ये बेसिक डिफरेंस तो डेफिनेटली है म्यूचुअल फंड्स में और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। ओके, बिल्कुल। अब एक नए निवेशक को किस बात का ध्यान रखना है? अब हो सकता है काफी निवेशक ये जानना समझना चाहे कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर उन्हें निवेश करना है तो किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है, कौन सा रूट उनके लिए बेटर हो सकता है? म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट में या विदेशी कंपनियों में निवेश करें, या फिर आपको डायरेक्ट स्टॉक का रूट अपनाना है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। स्वाति, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। सी अल्टीमेटली चाहे इंडियन इक्विटीज हो चाहे बाहर की हो, जो वॉलेटिलिटी है दैट विल ऑलवेज बी देयर। जो एक इक्विटीज का बेसिक कैरेक्टर है वो तो चेंज नहीं होगा। बट इस टाइम पे अगर कोई पास्ट रिटर्न्स देख के न्यू इन्वेस्टर डाइव करना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो डेफिनेटली वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वही रिटर्न्स अगले साल भी मिलते रहेंगे। तो अगर कोई बहुत न्यू इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स को समझ ले, एक बेसिक एसआईपी से स्टार्ट करें। और अगर बहुत कीन है इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर लेने के लिए, तो एक 500,000 का एक्सपोजर लेके, जो बहुत छोटा उनका परसेंटेज हो, लेट्स से अबाउट 10% से ज्यादा एलोकेशन इस टाइम पे ना दे। वैसे हम 20% तक एक सीजन्ड इन्वेस्टर के लिए आराम से ग्लोबल मार्केट्स में जा सकते हैं, बट फॉर अ न्यू इन्वेस्टर आई वुड से 5 to 10% तक रिस्ट्रिक्टेड रखें अगर वो चाहते भी हैं, और एसआईपी रूट से ही ट्राई आउट करें। तो नए निवेशक के लिए एसआईपी रूट शुरुआत में अच्छा है। धीरे धीरे जैसे कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप अपना तरीका भी बदल सकते हैं। हाँ, जैसा प्रवीण बता रहे कि 10% तक का एक्सपोजर आप इंटरनेशनल मार्केट में रख सकते हैं, उससे ज्यादा अभी आप मत रखिए। यहाँ पर अगर हम कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो नहीं बोलेंगे, थोड़े बहुत उलझन की अगर बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक निवेश के कुछ पॉसिबल फायदे और कुछ पॉसिबल डाउन साइड्स आपकी नजर में क्या है निवेशकों के लिए, जो कि आप सोच रहे हैं कि हाँ, हम अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखते हैं तो हमारे लिए ये सही हो सकता है, या फिर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? स्वाति सी, सबसे पहली बात तो जब कोई बाहर पैसा लगाने का सोचा है, जैसे आपने पूछा फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, तो कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो पहले तो कोई भी इन्वेस्टर, चाहे बेनिफिट्स है या नहीं है, उनको देखना है। एक चीज समझनी जरूरी है कि जब भी बाहर पैसा लगाएं, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एक का इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो है वो इक्विटीज में ही एंटर कर रहे हैं। सेकेंडली, एक बेसिक नॉलेज बेस का ध्यान रखना जरूरी है, स्पेशली अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं और आपके पास टाइम कितना है। तो एडवांटेजेस बहुत है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के, जैसे कि आपका जो इन्वेस्टिंग होराइजन है, जो कैनवस है, वो डेफिनेटली इट्स वाइडर, बिकॉज अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ज्यादा है, बिकॉज सपोज करिए कि मैं टेस्ला में ही एक्सपोजर लेना चाहती हूँ या ज्यादा एक्सपोजर, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मुझे हमेशा लिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा। सो उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के अवेलेबल है। स्टॉक्स के अलावा ईटीएफ्स का भी दरवाजा उनके लिए खुल जाता है, जो अभी इंडियन इन्वेस्टर्स को सारे ईटीएफ्स वाया म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो इन द सेंस ऑफ चॉइस बहुत अच्छा है। ड्रॉबैक्स स्वाति यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि देयर आर कॉस्ट इन्वॉल्व, करेंसी कन्वर्जन है, रेमिटेंस है, आपका ब्रोकरेज होगा, डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लायंस है। तो अगर कोई व्यक्ति छोटा ही एक्सपोजर लेने वाला है, उनके लिए शायद सारे एस्पेक्ट्स को मिला जुला के डायरेक्ट इन्वेस्टिंग उतना वायबल ऑप्शन ना बने। एंड कई बार हमें ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट बाहर की कंपनीज वो कितना पढ़ पाएंगे कितना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर डायरेक्ट का रूट लेना चाहते हैं। तो कुछ पॉसिबल डाउन साइड्स हैं, लेकिन वो क्योंकि कागजी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, कुछ फीस हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है, आपके पास वो एक्सपर्टीज है, आपके पास वो नॉलेज है, आपको मालूम है आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वही अगर म्यूचुअल फंड रूट की बात करें तो पॉसिबल फायदे तो उसके बहुत है, पॉसिबल डाउन साइड्स भी उसके हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? स्वाति, म्यूचुअल फंड्स का आई थिंक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कन्वीनियंस, बिकॉज हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एज एन इन्वेस्टर। जैसे आप नॉर्मल इंडियन म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं वैसे ही आप लगा रहे हैं। सो आई थिंक कन्वीनियंस बहुत बड़ी है। आपके पास ऑलरेडी एक फिल्टर्ड एक्सपोजर का चॉइस है, लाइक जो जिन इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो आपको चॉइस दे रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है बाहर की मार्केट्स के लिए,
सो एक तरीके से देखिए तो एक फिल्टर्ड चॉइस मिल रही है आपको। कंप्लायंस इश्यूज हार्डली कुछ, इसके अलावा कोई भी लिमिटेशंस भी नहीं है अंडर एलआरएस, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड का रूट है बाहर पैसा लगाने का वो एलआरएस के अंडर नहीं आता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बेटर हो जाता है। और जो डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का, आई थिंक वो मैं बोलूंगी कि चॉइस थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि अभी सारी थीम्स हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अवेलेबल नहीं है। बट आई थिंक स्वाति जैसे ट्रेंड्स बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स का इतना इंटरेस्ट है बाकी मार्केट्स में, आई एम श्योर वो भी धीरे धीरे वहां पे भी चॉइस बढ़ने लगेगी इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली। यहाँ पर हम कुछ पॉसिबल डाउनसाइड्स या अपसाइड्स की जरूर बात करें, लेकिन अगर एक बार थोड़ा टैक्सेशन प्रक्रिया समझ लें, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें टैक्स के मोर्चे पर किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसके लिए जो टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं, अगर आप थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में निवेश, तो टैक्स किस प्रकार से लगता है प्रॉब्लम? तो अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई प्रॉफिट्स गेन किए हैं, लेट्स से कि किसी ने नाइकी के शेयर्स लिए और बेचे और उनके कुछ कैपिटल हैं, जो आपकी एंटिटी है या ब्रोकरेज अकाउंट है, वो आपका कुछ भी पैसा वहां नहीं रखेगा। आप अपना पूरा पैसा वापस इंडिया में ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि स्वाति वो पैसा कितनी देर रखा गया, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अगर वो पैसा 2 साल से कम रखा गया तो फिर आप अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देंगे। अगर वो पैसा 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए रखा गया है तो आप इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% उस पर टैक्स देंगे। पर क्योंकि हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डिविडेंड कई बार डिक्लेयर हो जाते हैं, तो जो भी डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं उस पे एक 25% टीडीएस बाहर की एंटिटी काटेगी। यानी कि जब आपको लेट्स से किसी का $50 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसमें से 25% जो है यानी कि $10 आपकी बाहर की एंटिटी रख लेगी और आप बाकी पैसा इंडिया में आ सकते हैं। बट जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी है उसके तहत आप उस पैसे को जो ऑलरेडी आपका टैक्स कट गया है उसके आप वापस टैक्स नहीं देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कितना टैक्स आपका ऑलरेडी कट गया है और उसके पूरे प्रोसेसेस हैं, ब्रोकरेज फर्म्स आपको उसका प्रूफ देती हैं जो आप अपने आईटीआर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का हो गया। एंड जहां तक म्यूचुअल फंड्स का है स्वाति, जो टैक्सेशन है, अगर हमने 3 साल से पहले पैसा लगाया निकाला तो वो हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स हो जाता है, और अगर 3 साल पैसा रखा है तो फिर इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% पे टैक्स भरा जाता है उस पर। ओके, तो इंटरनेशनल मार्केट में निवेश, थोड़ा बहुत ग्लोबल फ्लेवर अगर आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ और ठीक ठाक रिटर्न के साथ, तो आप डेफिनेटली इंटरनेशनल होराइजन की तरफ देख सकते हैं। बस कुछ बातों का ख्याल रखना है, किस रूट को आपको चूज करना है, म्यूचुअल फंड का रूट या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। ये प्रबलीन ने उसके अपने फायदे और उनके अपने जो पॉसिबल आपको बातें ध्यान में रखने की जरूरत है वो समझाई अच्छे से।